बच्चों अपने चल रहा था हेनरी ने। तो आज अपन ने पढ़ा था हेनरी ने, जो विलायक के इकाई आयतन में जो गिलोय गैस है, इस गैस की मात्रा विलायक की सतह पर डाले गए दाब के क्या होती है, समानुपाती। यानी क्या होता है, m समानुपाती p होता है। इस नेम को हमने क्या बोला था, हेनरी नेम। एक और अपन ने हेनरी नेम बताया था कि इसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जो गिलोय गैस की जो आंशिक जो दाब होता है वो मोल भिन्न के क्या होता है, समान। दूसरा अपन ने पढ़ा था p समानुपाती x। ये दोनों अपन ने क्या पढ़े थे, हेनरी नेम। आज अपन पढ़ेंगे हेनरी नेम पर आधारित कुछ आंशिक प्रश्न। अब देखो यहाँ पर पहला जो प्रश्न दे रखा है मैंने, 6.56 इंटू 10⁻6 ग्राम एथेन युक्त संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। यदि विलयन में 5 इंटू 10⁻² ग्राम एथेन गैस हो तो आंशिक दाब की गणना करो। यानी किसकी याद पूछ रहा है, ये गैस का आंशिक दाब। जब आप उसके एथेन की जो विलयन बनाया था तो उसका दाब कितना दे रखा है इसने, 1 बार। बार भी दाब का क्या होता है, मात्रक होता है। तो अपन ने हेनरी का जो नेम पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था m समानुपाती p। उसके आंशिक गिलोय गैस की मात्रा आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो अब इसके लिए अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि दो गैस है, एक गैस की मात्रा ये दे रखी है 1, तो इसने 1 का आंशिक दाब दे रखा है, और दूसरी गैस के उस टाइम पर, इस टाइम बोलने पर इसका क्या पूछ रहा है, ये आंशिक दाब। तो अपन कह सकते हैं पहली गैस की m1 मात्रा कितनी है, 6.56 इंटू 10⁻6 ग्राम, और इसका जो दाब है ये मान लिया अपन ने P1। P1 कितना है, 1 बार। दूसरी गैस कितनी बोल रही है, m2 कि 5 इंटू 10⁻², और किसकी गणना करा रहा है हमें, P2 की गणना कर रहा है। तो हेनरी नेम होता है m समानुपाती p। तो बच्चों क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 इक्वल टू p1 अपॉन p2। अपन को m1 दे रखा है इसने, m2 दे दिया, p1 अपन को दे रखा है, हमें किसकी गणना करनी है, p2 की। तो क्या p2 का फॉर्मूला बना, p2 बराबर m2 इंटू p1 अपॉन m1। इसमें मान क्या कर दो, आप पुट अप कर दो, तो जब इतनी मात्रा बोलेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, आंशिक दाब आ जाएगा। या मतलब P2 बराबर m2 का मान बताओ, 5 इंटू 10⁻² इंटू P1 का मान बताओ 1 बार, अपॉन m2। अब m2 कितना दे रखा है इसने, सर m1 आया नहीं, चलो सॉरी m1 कितना दे रखा है, 6.56 इंटू 10⁻6 दे रखा है। कितना दे रखा है, 10⁻6, क्योंकि 10⁻² है, इसके आप क्या कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना। क्या कर लेना, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये अपना इसका क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है, वो दो अलग अलग गैसों की क्या दे देता है, मात्रा देता है। एक ही गैस की एक मात्रा इतनी दे रहे, एक का आंशिक दाब दे दिया उसने, और दूसरे का हमसे क्या करा रहा है, वो आंशिक दाब। तो हम हेनरी नेम लगा देंगे। हेनरी नेम क्या कहता है, तो हेनरी नेम से m समानुपाती क्या होगा, p। तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p1 अपॉन p2। p2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, m2 इंटू p1 अपॉन m1। m2 का मान रख दिया आपने 5 इंटू 10⁻², p1 का मान 1 बार है, और m1 का मान कितना है, 6। इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंशिक दाब आ जाएगा, P2 आपकी क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। अगला सवाल आता है हमारे पास। देखो बच्चों, अभी अपन ने पढ़ा था हेनरी के नेम पर आधारित जो एग्जाम्पल था, मैं और किस पर करा था अपन ने, तो गैस की गिलोय मात्रा उसके आंशिक दाब पर समानुपाती। एक और अपन ने नेम पढ़ा था, तो गैसों का जो आंशिक दाब होता है वो उस गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोल भिन्न के समानुपाती होता है। गिलोय जो गैस की मात्रा है वो किसके समानुपाती होगी, मोल भिन्न के समानुपाती। यानी m जो आंशिक जो दाब होगा वो उसकी मोल भिन्न के समानुपाती। तो आंशिक दाब P समानुपाती मोल भिन्न क्या मान लेते अपन ने, x। तो क्या फॉर्मूला आया था, P इक्वल टू KHx। के यहाँ पर क्या था, हेनरी स्थिरांक है। अब अगला सवाल आप देखो, 298 केल्विन ताप पर CO2 गैस की जल में विलेयता, CO2 गैस जल में क्या हुई है, घुली हुई है, विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक
का मान दे दिया उसने 1.67 इंटू 10 की घात 8 पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल है। 500 मिलीलीटर सोडा जल, क्या बना रहा है वो? हमें सोडा वाटर बना रहा है। जल में 2.5 एटीएम एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर बंद किया गया है। तो 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा ज्ञात करो। ताप समान है स्थिर ताप पर, इस पर लागू होता है हेनरी का नियम स्थिर ताप पर। अब सबसे पहले इसने दे दिया हमें हेनरी स्थिरांक। इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो हेनरी स्थिरांक को लिखते हैं KH। KH कितना दे दिया? देखो इसने 1.6 इंटू 10 की घात 8 पास्कल, ये हेनरी स्थिरांक दे दिया। उसके बाद 500 ml सोडा जल, यानी जल का द्रव्यमान दे दिया इसने हमारे, जल का, सोडा जल का द्रव का आयतन, सॉरी आयतन कितना दे रखा है? 500 ml। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं, क्योंकि जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1, तो जल का जो आयतन और द्रव्यमान समान है। जल का जितना आयतन आता है उतना ही क्या आता है? द्रव्यमान आता है। तो जल का आयतन कितना है? 500 ml। तो जल का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा? 500 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सोडा जल में 2.5 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर बंद किया गया है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, CO2 का आंशिक दाब क्या मान लेते हैं अपन इसको? PCO2 कितना दे रखा है? 2.5 एटीएम। अब बच्चों यहाँ देखो, यह इकाई किसमें है? पास्कल में, जबकि इकाई किसमें? वायुमंडलीय दाब पर। तो इकाई हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इस एटीएम को भी हम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? पास्कल में। एटीएम को पास्कल में बदलने के लिए 10 की घात 5 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मान आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की घात 5 पास्कल, क्योंकि एक एटीएम बराबर होता है, एक एटीएम बराबर होता है 10 की घात 5 पास्कल। तो ये अपन ने किसमें बदल लिया? पास्कल में। अब देखो ये पूछ क्या रहा है कि CO2 गैस की क्या ज्ञात करनी है? मात्रा ज्ञात करनी है। अब हमारे पास हेनरी का नियम लागू कर दें। हेनरी के नियमानुसार, क्योंकि मोल ने क्या मोल के निकालेंगे, तो हेनरी का नियम क्या है? देखो बच्चों, PCO2 इक्वल टू KH इंटू मोल बिन x CO2, यानी CO2 की क्या कर लेंगे? मोल बिन ज्ञात कर लेंगे। अब सबसे पहले x CO2 ज्ञात, PCO2 हमारे पास दे रखा है KH, तो हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? x CO2 इक्वल टू PCO2 अपॉन KH। तो x CO2 इक्वल टू PCO2 का मान देखो 2.5 इंटू 10 की घात 5 अपॉन KH का मान 1.6 इंटू 10 की घात 8। दोनों ये तो हमारे क्या आ गया? CO2 का क्या आ गया? मोल बिन आ गई। किसकी मोल बिन आ गई? CO2 की मोल। इसी प्रकार हम जल के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। इधर देखो, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या NW मान लिया। तो जल के मोलों की संख्या क्या बताएगा? मोल की संख्या पदार्थ का भार अपॉन उसका अणुभार। तो जल का भार कितना दे रखा है इसमें? देखो 500, ये 500 अपॉन जल का जो अणुभार होता है सभी जानते हो। देखो जल का अणुभार 2 + 16 इक्वल टू कितना होगा? 18। तो ये अपॉन क्या कर दिया मैंने? 18। ये जल के मोलों की संख्या आ गई। अब अपन को देखो, अपन मोल बिन निकालते हैं, किसी भी पदार्थ के मोल बिन ज्ञात करते हैं तो उसके अवयव मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। जैसे XCO2 की मोल बिन बराबर NCO2, CO2 के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या NCO2 प्लस NW, कुल मोलों की, क्योंकि उसमें दो ही पदार्थ है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा क्या है? जल है। हम CO2 की मोल बिन हमारे पास आ गई, तो इससे हम क्या कर फॉर्मूला लगा देंगे? CO2 की मोल बिन बराबर CO2 के मोलों की संख्या व कुल मोलों की संख्या। दो ही पदार्थ है उसमें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा जल है, तो जल के मोल। अब विलेन देखो बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये जो विलेन है, विलेन अत्यंत तनु हो, क्योंकि डाइल्यूट है, CO2 तो थोड़ी सी होगी, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? NCO2 वेरी वेरी लेस देन NW हो, यानी CO2 का आयतन को हम क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है? देखो XCO2 इक्वल टू
NCO2 अपॉन, इसमें CO2 को हमने क्या कर लिया, नगण्य मान लिया, तो ये हमारे पास आ गया NW। क्या आ गया, NW। तो NCO2 निकाल लो, NCO2 इक्वल टू HCO2 मोलबिन इंटू NW। NCO2 इक्वल टू HCO2 का मान हमारे पास है, देखो 2.5 इंटू 10⁵ अपॉन 1.6 इंटू 10⁸ इंटू NW, ये रहा NW 500 अपॉन 18, 10⁵ से कट के 10⁵ बार। तो देखो बच्चों NCO2 का मान आ गया 2.5 इंटू 500 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू 18, ये इसके कार्बन डाइऑक्साइडों के मोलों की संख्या है। अब हम जानते हैं जो मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, हम पदार्थ के भार में उसके अनुभाग का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो हम जानते हैं CO2 के मोल यानी NCO2 का जो मान होगा, CO2 का द्रव्यमान, CO2 का द्रव्यमान इधर देखो बच्चों अपॉन CO2 का अणुभार। अब हमसे पूछा क्या, उसने द्रव्यमान पूछा, तो क्या है CO2 का द्रव्यमान इक्वल टू NCO2 इंटू CO2 का अणुभार, CO2 का अणुभार। हम जानते हैं CO2 का जो अणुभार होता है वो 44 होता है, 44 होता है। तो क्या फॉर्मूला आ गया, NCO2 का मान है हमारे पास 2.5 इंटू 500 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू 18 इंटू CO2 का द्रव्यमान, CO2 का अणुभार 44 होता है, तो ये निकाल लिया हमने इंटू 44। इसके आप क्या कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, आपको सोडा वाटर में घुली हुई CO2 का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। देखो बच्चों इसने हमें हेनरी स्थिरांक दे दिया इस सवाल के अंदर, और इसने हमसे क्या पूछा कि CO2 का द्रव्यमान ज्ञात करो, तो हमने हेनरी का नियम लागू कर दिया। क्या लागू करते हैं, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम होता है कि जो आंशिक दाब होता है वो मोलबिन के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती को हटाते हैं तो हम KH लगाते हैं, KH का मान। तो इससे हमने CO2 का क्या निकाल लिया, मोलबिन ज्ञात कर ली। और मोलबिन हमने पढ़ रखी है कि मोलबिन किसे कहते हैं, उस पदार्थ के मोलों की संख्या व कुल मोलों की संख्या, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या व कुल मोलों की संख्या। तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड तो नगण्य हो मिली हुई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आयतन है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वेरी वेरिएंट क्या मान लिया हमने, NW मान लिया। तो बचाओ क्या हमारे पास, NW के मोलों की संख्या हमने याद कर ली 500 अपॉन 18। तो इससे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या आ जाएगी। जब मोलों की संख्या आ जाएगी तो उस पदार्थ का क्या ज्ञात कर लेंगे, द्रव्यमान, क्योंकि मोलों की संख्या किसके बराबर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या बराबर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार। द्रव्यमान हमारे मोलों की संख्या आई हमारे पास, तो इससे हमने किसका गणना कर ली, द्रव्यमान। इसके आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आ जाएगी। तो इस टाइप से हेनरी के नियम पर क्या आते हैं, आपके फ्यूजन आते हैं। अगला जो टॉपिक आएगा आपके, अगला टॉपिक आ रहा है आपके वाष्प दाब। अब देखो बच्चों ये तो आपका क्या हो गया, हेनरी के नियम और हेनरी के नियम पर आधारित फ्यूजन। कौन से, क्योंकि इस लेसन में मैं आपको बार बार बताता हूं कि इस लेसन में आपके हमेशा सवाल आएगा, आंकिक प्रश्न आएगा, वो चाहे मोलरता पर आ सकता है, चाहे मोललता पर आ सकता है, चाहे मोलभिन पर आ सकता है। और ये सवाल जब भी आएंगे जब आपको पीछे का याद होगा। अगर आपको पीछे का टॉपिक याद है, देखो अभी इस सवाल में मोलभिन की जरूरत पड़ी, अगर हमें मोलभिन निकालना नहीं आएगा तो हम इस सवाल को नहीं करेंगे। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हमको चलना पड़ेगा, तो ये सवाल हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगला हमारा नया टॉपिक आता है वाष्प दाब। वाष्प दाब, अब बच्चों वाष्प दाब होता क्या है, हम देखते हैं किसी भी द्रव को हम गर्म करते हैं, तो इस द्रव को गर्म करते हैं तो क्या बनती है, भाप बनती है, वाष्प। तो द्रव से वाष्प बनने की क्रिया को हम कहते हैं वाष्पन। और वाष्प को अगर ठंडा कर देते हैं तो वापस क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। और वाष्प से द्रव के बनने की क्रिया को हम कहते हैं संघनन। तो इसको हम कहते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था किसे कहेंगे, जब वाष्पन की दर और संघनन की दर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस कंडीशन में ना तो द्रव से वाष्प बन रही
और न वाष्प से द्रव बन रही है। द्रव को गर्म करते हैं तो भाप बनती है, द्रव से वाष्प बनने की क्रिया को हम कहते हैं वाष्पन। और भाप को जब हम ठंडा करते हैं तो क्या बनती है, द्रव बनता है, और द्रव बनने की क्रिया को हम कहते हैं संघनन। तो ये वाष्पन और संघनन की दर जब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इसे हम कहते हैं साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था पर द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। किसे कहते हैं वाष्प दाब, साम्य अवस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप किसी प्रेशर कुकर में पानी को एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो भाप बनने की दर और भाप से पानी बनने की दर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो उसकी क्या कहलाती है, साम्य अवस्था कहलाती है। और इस साम्य अवस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाता है उस दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब कहते हैं। और इस वाष्प दाब को हम समझेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार, जिसको हम पढ़ेंगे इसके अगले वाले वीडियो में। हम बताएंगे कि ये वाष्प दाब क्या है और राउल्ट का नियम क्या है।